डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले आपको समझना होगा कि कंपोनेंट क्या-क्या हैं डीएनए के। तो डीएनए के जो कंपोनेंट हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक पेंटोज शुगर है, जिसमें 5 कार्बन होता है, उसे राइबोज भी बोलते हैं, बट डीएनए के केस में उसे हम डीऑक्सी बोलेंगे। और आपका दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में आपका प्यूरीन, पिरिमिडीन आता है और उसके बाद आपका आता है फॉस्फेट बैकबोन। तो फॉस्फेट ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं आपके डीएनए के। इसके बाद हम समझेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और जब न्यूक्लियोटाइड होता है तो कैसे आपस में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और डीएनए बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि क्या-क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये है आपका पेंटोज शुगर, जहाँ पे आपका ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है और यहाँ पे CH2OH ये है 5 नंबर का कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेंटोज शुगर में होते हैं 5 और यहाँ पे हो गया आपका OH। अब यहाँ पे होता क्या, कार्बन नंबर 2 पे OH होता है और 3 पर भी OH होता है। यहाँ पे H और H और यहाँ H हो गया। तो ये तो पेंटोज शुगर हो गया आपका, डीऑक्सी है नहीं अभी। तो अब होता क्या है कि डीएनए के केस में ही पेंटोज शुगर में यहाँ पे जहाँ OH है, यहाँ पे OH ना होके यहाँ पे सिर्फ होगा आपका H। तो ये H कार्बन नंबर 2 पे है, OH है नहीं कार्बन नंबर 2 पे, ओनली H है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। सो डीऑक्सी राइबोज हो गया आपका पेंटोज शुगर, ये डीएनए के केस में होगा। नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में 2 टाइप के मैंने बताए, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन एंड दूसरा गुआनिन, और पिरिमिडीन में आपका आता है साइटोसिन एंड थायमिन। मैं यूरेसिल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है, बट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। सो इन केस ऑफ ऑलवेज डीएनए, in the pyrimidine C and T, and in the purine adenine and guanine, cytosine and thymine. So purine is having 2 and pyrimidine is having 3, but U is present in RNA, but here in case of DNA only C and T will be found. तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने बात कर लिया। अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फॉस्फेट। फॉस्फेट एक ऐसा कंपोनेंट है डीएनए का जो आपको डिफरेंस समझाएगा आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। तो फॉस्फेट की बात करेंगे तो आपका ये हो गया फॉस्फेट, ये आपका हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट को हम डीएनए के केस में बैकबोन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। तो ये 3 हमने कंपोनेंट की बात कर ली। 3 आपके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जब भी हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की, कंपोनेंट की बात आएगी, तो आपको हमेशा याद रख लेना है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो आइए अब समझते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक कंपोनेंट का डिफरेंस है, फॉस्फेट का। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, तो यहां पे आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बट यहीं पे अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, यही फॉस्फेट, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आपका पेंटोज शुगर होता है, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस भी देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बात की प्यूरिन और पिरिमिडिन की, तो प्यूरिन में जैसा मैंने बताया कि एडेनिन गुआनिन होते हैं और इनके पास 2 रिंग होती है। तो ये है आपका एडेनिन और ये है आपका गुआनिन। सो स्ट्रक्चरल डिफरेंस अगर आपको देखना है तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट अगर रिंग की बात करें तो दोनों डबल रिंग है, और यहाँ पे ये जो एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है और इस पॉइंट पे थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, और ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं दोनों के स्ट्रक्चर में।
और पिरिमिडिन की बात करें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। पिरिमिडिन्स में जैसा मैंने बताया कि 3 होते हैं, आपका साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। अगर साइटोसिन की बात करें आप यहाँ पे यूरेसिल की और थायमिन में, तो यूरेसिल और थायमिन में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है नहीं। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। बस डिफरेंस क्या है, ये आपका CH3 ग्रुप, आप यूरेसिल में CH3 ग्रुप नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे आपको एक CH3 ग्रुप जुड़ेगा। तो स्ट्रक्चरली अगर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है, यूरेसिल और थायमिन के बीच ओनली डिफरेंस क्या है, ये CH3 ग्रुप का। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है और यहाँ पे आपका एक और एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे रिंग के अंदर एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। बट अब साइटोसिन की बात करेंगे तो इस रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ देख सकते हैं। सो अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो अगर इंटायरली डिफरेंट है तो आपका साइटोसिन है। यूरेसिल थायमिन में सिमिलरिटी है, बस डिफरेंस क्या है, अल्किल ग्रुप का यहाँ पे CH3 ग्रुप का है। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे NH3 ग्रुप है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, बाकी में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक तो हमने बात किया था कि DNA कंपोनेंट क्या है, उसके बाद हमने बात किया न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या। अब आकर हम देखते हैं जरा कि जब DNA की बात होती है तो ये हमें पता है कि DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका एक आर्म ये होता है, एक आर्म ये होता है। ऐसे DNA एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होता है नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन जब भी थायमिन के साथ जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये भी है कि जब ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में एक साथ जुड़ते हैं तो ये जुड़े होते हैं पेंटोज शुगर के साथ, फिर ये जुड़ता है फॉस्फेट के साथ, और उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो आता है वो जुड़ना स्टार्ट होता है। तो इस केस में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि कौन सा 5 प्राइम एंड है, कौन सा 3 प्राइम एंड है। तो पहले मैं समझाया था 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड कैसे समझेंगे हम। जब ये एडेनिन आपके थायमिन के साथ जुड़ेगा और उसके साथ ये पेंटोज शुगर, इसे हम डिऑक्सी बोल रहे हैं, तो हमेशा इस पेंटोज शुगर का जो 3 प्राइम एंड कहलाएगा वो डिपेंड करेगा कि ये 3 नंबर के कार्बन से, ये 3 नंबर के कार्बन पे OH होता है, ये जो थर्ड कार्बन इसके पास OH होता है, ये OH हमेशा फॉस्फेट के सेंट, ये फॉस्फेट से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है इस OH के पास, और यहाँ पे फॉस्फेट जो होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब OH जो है जुड़ता है इससे, बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये कि वो न्यूक्लियस में है। वो जब एटम की हम बात करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉस्फेट पे होता है न्यूक्लियस में, तो OH हमेशा इंटरेक्ट करेगा इससे फॉस्फेट से, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो चूंकि थर्ड नंबर का OH जो है इन्वॉल्व हो रहा है, अटैक कर रहा है इस फॉस्फेट पे, तो इसलिए जो पॉइंट बनेगा, वो प्राइम बनेगा, वो प्राइम 3 प्राइम होगा। तो ऐसे जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा और दूसरा आपका गुआनिन के साथ पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है, तो जब मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, जब आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर जुड़ जाएगा और फॉस्फेट जुड़ा हुआ आएगा, तो जब ऐसे न्यूक्लियोटाइड आएंगे तो हर बार ये जो है इस प्रोसेस में जब जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होने होंगे तो 3OH जो होगा वो फ्री होगा, वो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे अटैक करेगा। अब ये किस पर अटैक करेगा, अब जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा इसका ये OH जो है ये नेक्स्ट फॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे अटैक करेगा, जिससे ये 3 प्राइम एंड बनेगा। इसका मतलब कहने का ये है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो 3 नंबर का कार्बन है यही अटैक कर रहा है नेक्स्ट अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड पे, इसलिए ये जो एंड होगा वो 3 प्राइम एंड होगा। और जो जिधर चेन बढ़ती चली जाएगी, चेन जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा वो 3 प्राइम एंड होगा। तो ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड, और चूंकि चेन
बढ़ रही है या इलोंगेट हो रही है या इंक्रीज, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में होंगे? 3 डायरेक्शन में होंगे। सेम यहाँ पे भी यही होगा। अभी जिस डायरेक्शन में नहीं, ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा और यहाँ भी ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। जिस डायरेक्शन में नए नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। अब देख लेते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो आप ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एक साइड होगा आपका 3 प्राइम एंड, एक होगा 5 प्राइम। सेम वे में आपका जो ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम एंड। तो साइज की अगर हम बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर हम सिर्फ इस साइज की बात करें, यहां से लेकर यहां तक के लेंथ की बात करेंगे, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर सिर्फ हाफ की बात करेंगे यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो इसको हम बोलेंगे 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम है। सो मतलब टोटल यहां से यहां तक की बात हो गई तो वो 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, हाफ की बात करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के बीच में, लाइक जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? इसके बीच का डिफरेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में यहां से लेकर यहां तक जो एक टर्न है, एक हेलिक्स या एक टर्न बोलते हैं इसको हम, तो एक टर्न में टोटल आपके होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड इनटू इस न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 3.4 है। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू टोटल हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक हेलिक्स की साइज जो हो जाएगी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अब इसमें दो ग्रुप्स भी होते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। तो जनरली अगर हम माइनर ग्रुप की बात करें तो ये जो एरिया होगा आपका, ये वाला एरिया जो ज्यादा ओपन होगा, वो एरिया आपका होगा मेजर ग्रुप्स, और ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है ये हो गया माइनर ग्रुप। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो है एरिया आपका माइनर ग्रुप, ये वाला जो एरिया आपका है वो है मेजर ग्रुप, और ये एरिया जो है माइनर ग्रुप है। माइनर ग्रुप का साइज होता है 12 एंगस्ट्रॉम और मेजर ग्रुप का साइज होता है 22 एंगस्ट्रॉम। सो ये डिफरेंस जो है, ये आपको साइज में डिफरेंस आपको मेजर और माइनर में दिख जाएगा। और थोड़ा अच्छे से अगर देखना चाहते हैं मेजर और माइनर ग्रुप, तो एक बार मैं और इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि मेजर माइनर ग्रुप आप इजिली कैसे, जब आप ड्रॉ करोगे तो कैसे समझ सकते हो। अगर डीएनए को ऐसे बनाया जाए तो आपका मेजर ग्रुप क्या हो गया, यहां से यहां तक का एरिया जो मेजर हो गया, और ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है ये माइनर ग्रुप है। इस साइड में अगर देखना है तो यहां से लेकर यहां तक आपका मेजर हो गया, और यहां से यहां तक हो गया आपका माइनर ग्रुप। तो माइनर ग्रुप का साइज हो गया 12 एंगस्ट्रॉम और मेजर ग्रुप का साइज हो गया 22 एंगस्ट्रॉम।